मित्रों नमस्कार। साहित्य कौमुदी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पद परिचय। पद परिचय एक ऐसा विषय है जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षाओं में भी पद परिचय से सवाल आते हैं और अक्सर विद्यार्थियों के ये प्रश्न परीक्षाओं में छूट जाते हैं। एक भ्रांति बन गई है विद्यार्थियों में कि पद परिचय एक बहुत ही क्लिष्ट विषय है, कठिन विषय है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। पद परिचय बहुत ही सरल विषय है और वीडियो के अंत तक आपको इसका सहज अनुभव होगा कि पद परिचय एक बहुत ही सरल और बहुत ही बोधगम्य विषय है, बहुत ही सरलता से समझा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पद परिचय लिखा है, पद हाइफन परिचय, अर्थात ये पद परिचय दो शब्दों का मेल है। ये समस्त पद है। इसका पूरा अर्थ जानने की कोशिश करें तो होगा पदों का परिचय। इस टॉपिक में हम केवल पदों का परिचय देखेंगे, पदों का परिचय कैसे होता है। यदि हम व्यावहारिक भाषा में बात करें, व्यावहारिकता में बात करें, तो यदि कोई व्यक्ति, यदि किसी से कहा जाए कि अपना परिचय दीजिए, तो वह सबसे पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, वह जो कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, वह नाम या अपने बारे में जितनी जानकारी है वो प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार पदों का परिचय में पद वाक्य में किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं वह परिचय प्रस्तुत करता है। पद अपना परिचय प्रस्तुत करता है कि वह उस वाक्य में कौन सी भूमिका निभा रहा है। पद की परिभाषा देखें तो पद भाषा की सबसे छोटी व्यावहारिक और प्रायोगिक सार्थक इकाई है। यहाँ पर ध्यातव्य है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। जैसे एक शब्द लिया जाए राम, तो राम में र, आ, म और अ ये चार वर्ण मिलके एक शब्द बनाए राम। यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, परंतु भाषा की सबसे छोटी इकाई और सार्थक जो वाक्य में प्रयुक्त की जा सकती हो वह है पद। तात्पर्य यह है कि पद शब्द का वह व्याकरणिक रूप है, पद जो है शब्द का वह व्याकरणिक रूप है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है। यहाँ पर पद और शब्द ये दो आपको शब्द दिख रहे हैं। ये पहला शब्द है पद, दूसरा शब्द है शब्द। इन दोनों में अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे आपको आगे चल करके इन दोनों पदों में कभी अंतर समझने में परेशानी न हो। यदि हम कहें राम, केवल राम या पवन या सीता, गीता, कुछ भी कह दें, तो ये चारों हैं शब्द, क्योंकि इनका वाक्यों में प्रयोग नहीं हुआ है और इनका कोई ज्यादा अर्थ नहीं प्रस्फुटित हो रहा है। और पद तब होता है यदि इसी राम शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दें। जैसे राम घर जाता है, तो राम एक अलग शब्द था और राम घर जाता है जब पूरा एक वाक्य हमने प्रयोग किया तो राम इस वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द से पद बन गया। अब पद का परिचय, अब जो राम एक शब्द था अब वह पद बन गया। कैसे पद बन गया? क्योंकि उसमें आ गया राम घर जाता है, तो राम एक पद है क्योंकि उसका वाक्य में प्रयोग हुआ है। और वह उसका परिचय, उस राम शब्द का परिचय कि राम संज्ञा है या उसका क्या संज्ञा के भेद हैं, वो कर्ता कारक है, क्या क्या है, ये राम शब्द अपना परिचय जब देगा तो उसी परिचय को हम पद परिचय से संबोधित करते हैं। आशा है आपको शब्द और पद में अंतर समझ में आ गया होगा। पद की अवधारणा इसमें देखें तो शब्द स्वतंत्र होते हैं, जैसे हमने आपको बताया अभी, और उनका एक स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे हमने आपको अभी भी बताया क्या था, राम एक
स्वतंत्र शब्द है और उसका एक स्वतंत्र अर्थ है राम, और जबकि पद वाक्य का एक अभिन्न अवयव है। जैसे कि आप बताया हमें राम घर जाता है, तो इस समय राम क्या है, वो पद है, और राम घर जाता ये जो वाक्य है ये इसका एक अभिन्न अवयव है, एक इसका रूप है जो वाक्य के अनुरूप अपना अर्थ दे देता है। जैसे वह, एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है वह गाड़ी कब आएगी। वह अगर अलग से हम बोल दें, इस वाक्य को भूल जाइए कुछ देर के लिए, केवल वह, तो वह एक क्या है, सर्वनाम शब्द है। लिखा है इसमें वह स्वतंत्र रूप में एक सर्वनाम शब्द है। लेकिन जब इस वह को हम एक पूरा बना दिए, वाक्य में प्रयोग कर दिए, वह गाड़ी कब आएगी, तो इस वाक्य में वह हो गया विशेषण। जबकि अभी ये अलग में जब ये शब्द स्वरूप में था तब वह केवल एक सर्वनाम था। वह गाड़ी कब आएगी, जब यह प्रयुक्त हुआ तो वह बन गया विशेषण। वह बन गया विशेषण, किसका विशेषण, गाड़ी का विशेषण। गाड़ी विशेष ही बन गई और वह विशेषण बन गया। अपितु यह सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, तो विशेषण का एक भेद होता है सार्वनामिक विशेषण, तो ये वह जो है सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो अब इसी पद परिचय की परिभाषा में आपको बताते हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त पद या पदों का संपूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। हमने इस पे भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान सुन लेते हैं कि जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया पद, जैसे वह गाड़ी कब आएगी, तो अब इस वह शब्द का पूरा व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय मतलब कि उस वह शब्द का परिचय क्या है, वह शब्द में मतलब वह सर्वनाम है अथवा विशेषण है, या उसके भेद क्या है, किसका विशेषण है, उसका विशेष क्या है इत्यादि, यह सब परिचय देना पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है व्याकरणिक भेद तथा वाक्य में उसकी भूमिका, वाक्य में अपनी क्या भूमिका अदा कर रहा है। इसको हम अभी आपने पद परिचय की परिभाषा समझी, पद और शब्द में अंतर समझा, और ये भी समझ लिया कि जब शब्द पद में प्रयुक्त होते हैं तो उसका एक अपना भेद होता है। उस हिसाब से हम आगे आपको ये बता रहे हैं कि शब्दों के कितने भेद हो सकते हैं। शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बनते हैं, तो वही शब्द कई प्रकार के होते हैं, उनके कई भेद होते हैं, जिसको बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहें, इंग्लिश भाषा में भी इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और इसको हिंदी में कहा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये हैं शब्दों के भेद। यही शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो इन्हीं का परिचय हमको देना होता है कि वाक्य में वह किस प्रकार की भूमिका अदा कर रहा है। पहले के चार देखें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो यह विकारी है, और बाद के चार देखें, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, यह अविकारी है या अव्यय है। यहाँ सबसे पहले आपको हम समझा दें कि विकारी और अविकारी या अव्यय में क्या अंतर है। अंतर जानना बहुत जरूरी है। हम देख सकते हैं यहाँ लिखा है, विकारी ऐसे शब्द या पद जिसके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो सकता है। जैसे घोड़ा, घोड़ी, घोड़े, वह, वे आदि। अब वह, वे आदि मतलब कि साफ सी बात है, जिन शब्दों में लिंग में परिवर्तन हो। जैसे अच्छा, अच्छी, सुंदर, सुंदरी, बालक, बालिका, अर्थात जिन शब्दों में लिंगों में भेद देखा जा सकता हो, जिनका वचन बदला जा सकता हो। वचन अर्थात जैसे बालक, बालकों, अधिक बालक, लड़का, लड़के, और कारक आदि में
परिवर्तन हो, इनके कारण परिवर्तन हो, तो वह शब्द क्या कहे जाते हैं? विकारी। मतलब जिसमें बदलाव, विकार अर्थात बदलाव, जिसमें बदलाव हो सके, किन किन विषयों में बदलाव हो सके, लिंग आधारित बदलाव हो सके, वचन आधारित बदलाव हो सके, अथवा कारक आधारित बदलाव हो सके, परिवर्तन हो सके, उसको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब मैं आपको इनका अलग अलग एक एक उदाहरण देकर समझा दे रहा हूँ। संज्ञा अर्थात जैसे बालक, बालक एक संज्ञा है, तो बालक में लिंग बालिका हो सकता है, वचन बालकों हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। उसमें बदलाव शब्द लिया जाए तो बालक शब्द में जब उसमें कारक का परिवर्तन होगा तो बालक ने, बालक को, बालक से या द्वारा, बालक के लिए इत्यादि। जब इसमें कारक का भी बदलाव हो सकता है तो यह शब्द विकारी है। अर्थात संज्ञा शब्द सारे विकारी होते हैं। और सर्वनाम हमने देखा इसमें वह, वे, इसमें आप देख रहे हैं साफ साफ सी बात है कि इसमें लिंग परिवर्तन भी हो सकता है, वचन परिवर्तन भी हो सकता है। वह का वे हुआ, एक वचन का बहुवचन हुआ। हाँ, तो उसको, उससे, तो इसमें कारक भी परिवर्तित हो रहे हैं, तो सर्वनाम भी विकारी पद है। विशेषण भी विकारी पद है। जैसे सुंदर बालक, सुंदरी बालिका, तो अर्थात विशेषण में भी लिंग परिवर्तन हो रहा है, तो यह भी एक विकारी पद है। और क्रिया भी विकारी पद है। जैसे जा रहा है, जा रहे हैं, तो इसमें भी जा रही हैं, तो लिंग, वचन और कारक इत्यादि इसका प्रभाव पड़ता है और ये बदलाव स्वीकार करते हैं। तो ये चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। विकारी का शब्द का आपको अच्छे से मतलब पता हो गया होगा, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि से परिवर्तित हो सकते हैं। और अविकारी का अर्थ क्या हो जाएगा? जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं हो सकते। जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, तो धीरे धीरे कभी शब्द परिवर्तित नहीं हो सकता। जैसे लिंग अगर देखा जाए तो लड़की धीरे धीरे लिख रही है, लड़का धीरे धीरे लिख रहा है, तो लड़की धीरे धीरे लिख रही है, लड़का धीरे धीरे लिख रहा है। इस दोनों वाक्यों में एक पुल्लिंग कार्य कर रहा है कि स्त्रीलिंग कार्य कर रही है, लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और वैसे ही संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक भी अविकारी होते हैं, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। ये वाक्यों में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं, उसमें चाहे बहुवचन, वाक्य बहुवचन का हो, एक वचन का हो, पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो, ये सारे शब्द, ये चारों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी हैं या अव्यय हैं, जिसमें कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं होता। किस आधार पर? लिंग, वचन, कारक आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आपको विकारी और विकारी का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे के स्लाइड्स में आपको इसका भी अर्थ समझ में आ जाएगा और बहुत ही स्पष्ट रूप से हम इन सब शब्दों को चर्चा करेंगे और एकदम आपको आज पद परिचय कंठस्थ हो जाएगा। तो इसमें देखा आपने विकारी ऐसे शब्द पद जिसमें कोई परिवर्तन न होता हो, अविकारी ऐसे शब्द पद जिसमें परिवर्तन नहीं, क्षमा करिएगा, विकारी ऐसे शब्द जिसके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक आदि में परिवर्तन हो सकता है, अविकारी में जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे धीरे धीरे, अरे, क्योंकि ये शब्द अविकारी हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये चार होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। संज्ञा का पद परिचय, स्मरणीय सूत्र। हम इस बात का दावा नहीं करते कि यहाँ जितना दिखाया गया है या जितना प्रस्तुत किया गया है उतना ही पद परिचय है। दरअसल परीक्षा की दृष्टि से और सहजता की दृष्टि से जितना लिखा जा सकता है हमने उतना ही लिखने का और बताने का प्रयास किया। यहाँ पर वर्णित परिचयों के अलावा यदि अन्य परिचय भी लिखे जाते हैं जो उस पद के अनुरूप होते हैं
तो भी वह सही माना जाएगा। अस्तु, संज्ञा के पद परिचय के लिए विकारी, संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक में से कोई एक, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से एक वचन या बहुवचन में से एक, साथ ही कारक का उल्लेख करना आवश्यक है। एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। राम घर जाता है। यहाँ पर दो रेखांकित पद हैं, राम और घर। एक एक करके दोनों का परिचय देखते हैं। पहले देखते हैं राम का। विकारी है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। अब देखते हैं घर का। घर विकारी, संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। बच्चों, ध्यान देने योग्य है कि लिंग निर्धारण वाक्य और वाच्य के आधार पर किया जा सकता है। जैसा हमने यहाँ किया है, घर, जैसे बड़ा घर, तो इस तरह से वाक्य के अनुरूप उसका लिंग निर्धारण नहीं करने के बावजूद उस शब्द के लिंग के अनुरूप ही हम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों विकारी, संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन और संबंध कारक। ध्यान दीजिएगा, जयचंद एक नाम है और वह व्यक्तिवाचक है, परंतु इस वाक्य में यह जातिवाचक के समान प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हमने यहाँ जातिवाचक किया है। वही लिंग निर्धारण वाक्य और वाच्य के आधार पर किया जा सकता है। अब देखते हैं सर्वनाम का पद परिचय। स्मरणीय सूत्र देख लेते हैं। विकारी, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, फिर लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, फिर वचन और कारक का उल्लेख। संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय लगभग एक जैसा होता है। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद उपभेद लिखा जा सकता है। एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। वह अमरूद बेचता है। वह का करते हैं विकारी, सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। अब दूसरा सर्वनाम का उदाहरण देख लेते हैं। वह मेरी किताब है। इससे पूर्ववर्ती उदाहरण में हमने वह का देखा था पुरुषवाचक। यहाँ पर वह विकारी है, सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। अब देखते हैं विशेषण का पद परिचय। स्मरणीय सूत्र। विकारी, विशेषण, विशेषण के भेद, लिंग, वचन, साथ ही विशेष्य का उल्लेख करना आवश्यक है। उदाहरण देखते हैं। पार्थ अच्छा लड़का है। अच्छा विकारी, विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और लड़का विशेष्य है। ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण में उसकी अवस्था का संकेत किया जा सकता है। अवस्था कहने का तात्पर्य मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं।
नारायण पहली कक्षा में पढ़ता है। पहली विकारी, विशेषण, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन और कक्षा विशेष। अब क्रिया का पद परिचय स्मरणीय सूत्र देख लेते हैं। विकारी क्रिया सकर्मक या कर्मक, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, एकवचन या बहुवचन, भूत वर्तमान या भविष्य और धातु का उल्लेख आवश्यक है। एक उदाहरण देखते हैं। कोमल एक पत्र लिखती है। लिखती है विकारी है, क्रिया है, सकर्मक है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, वर्तमान काल है, साथ ही लिख धातु है। ध्यान देने योग्य बात है कि लिंग निर्धारण वाक्य और वाच्य के आधार पर किया जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं सवेरे उठा। उठा है विकारी, क्रिया, अकर्मक, पुल्लिंग, एकवचन, भूतकाल और उठ धातु। अब क्रिया विशेषण का पद परिचय देखते हैं। स्मरणीय सूत्र। अविकारी, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक में कोई एक, और साथ ही यह उल्लेख करना आवश्यक है उस क्रिया का जिसकी विशेषता बताई गई है। उदाहरण देखते हैं। ऋत्विक प्रतिदिन टहलता है। प्रतिदिन का अविकारी, क्रिया विशेषण, कालवाचक, टहलता है क्रिया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। सलमा धीरे धीरे लिख रही है। धीरे धीरे अविकारी है, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक और लिख रही है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अब संबंध बोधक का पद परिचय देखते हैं। स्मरणीय सूत्र। अविकारी संबंध बोधक, उसके भेद, साथ ही उस पद का उल्लेख करना जरूरी है जिसके साथ अन्य पद या पदबंधों अथवा वाक्यांशों से संबंध स्थापित किया गया है। पहला उदाहरण देखते हैं। हमारे विद्यालय के पीछे बरगद का एक पेड़ है। के पीछे अविकारी है, संबंध बोधक है, स्थानवाचक है तथा विद्यालय और बरगद के बीच संबंध स्थापित करता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुष्मिता ऐश्वर्या सदृश सुंदर है। सदृश अविकारी है, संबंध बोधक, समता सूचक और सुष्मिता और ऐश्वर्या के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है इस शब्द या पद के माध्यम से। अब समुच्चय बोधक का पद परिचय देखते हैं। स्मरणीय सूत्र। अविकारी समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, व्यधिकरण तथा साथ ही पद या वाक्य जिनको मिलाया जा रहा है उसका उल्लेख आवश्यक है। उदाहरण देखते हैं। पहला, सीता और गीता परस्पर बहनें हैं। और का अविकारी है, समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण है, सीता तथा गीता का योजक है। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुम पर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। क्योंकि का अविकारी, समुच्चय बोधक, व्यधिकरण, तुम पर कोई विश्वास नहीं करता तथा तुम झूठ बोलते हो का योजक है। अब विस्मयादि बोधक का पद परिचय स्मरणीय सूत्र देख लेते हैं। अविकारी है, विस्मयादि बोधक है,
साथ ही हम उसके भेद लिखेंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि विस्मयादि बोधक पद के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह होता है, तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि यह विस्मयादि बोधक पद है। अब पहला उदाहरण देखते हैं। काश मेरी माँ मेरे साथ होती। काश अविकारी विस्मयादि बोधक तथा विवशता बोधक। दूसरा उदाहरण, अरे कहां से आ रहे हो? अरे यह अविकारी है, विस्मयादि बोधक है और आश्चर्य सूचक है। इस तरह से हमने दो उदाहरणों के माध्यम से पद परिचय के बारे में जानने का प्रयास किया। यदि आपको हमारे यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है। साथ ही साहित्य कौमुदी अर्थात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।